DPTA, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस और TB, मिजल्स, रूबेला, एंसेफेलाइटिस, पोलियो, निमोनिया, कौन सा, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस जो टेटनस हो गया, और कौन सी, मैग्नेट, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस दिमाग की बीमारी, और डायरिया, और होगी 12। क्या हमारे पास हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है? यस, बट इसमें नहीं है वो, यह दुनिया वैसे ही नहीं मिलती, मिलती है। वैक्सीन और टैबलेट से फर्क है सर। हाँ, वैक्सीन अगर चलो नहीं, वो तो बात अलग है, लिवर की बीमारी है, ठीक हो जाती है बीमारियों, मतलब जो दवाइयों के थ्रू, बट इसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन हमारे पास नहीं है, बी और ए की है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, दुनिया में ही नहीं है। हाँ, रिसेंट नोबेल प्राइज मिला था, वो वैक्सीन के लिए नहीं था, वो बेसिकली एक नया जी एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली उन्होंने बनाई है कि किस तरीके से वायरस हम नया बना सकते हैं इसका, या उसको हम थोड़ा सा मतलब टैकल कर सकते हैं। वैक्सीन नहीं बनाई थी उसके रिगार्डिंग। होमवर्क लिखो, नोबेल प्राइज विनर जी सारे आएंगे, पूछ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे फिर। हाँ जी सर, लास्ट में आप, हाँ आ जाएंगे, मैं पूछ लूंगी ना उस टाइम पे फिर आप लोगों से। केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस और मेडिसिन, ये 6 हैं जो कि आपने याद रखने हैं। नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, नाम याद रखने हैं, और साथ में बेसिक किसके रिगार्डिंग ये मिला था वो पता होना चाहिए। डिटेल नहीं जाननी हम लोगों को, बट जो ऊपर ऊपर से ओवरऑल नॉलेज है वो पता होनी चाहिए हमें। और क्या दिया था, और क्या दिया था, पीस, नोबेल पीस प्राइज, हाँ जी। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। थीम है इसकी कोई, क्या है थीम? इनोवेशन, इनोवेशन हार्नेसिंग इन मलेरिया टू प्रिवेंट मलेरिया, टू रिड्यूस मलेरिया। ओके ठीक है, इनोवेशन प्लस मलेरिया का हल्का सा कंसेप्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है कि इसकी थीम है। चलो, और क्या दिया था? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, एक मिनट, राजू को बोला पानी लेकर आएगा। चलो, और क्या दिया था? और था कुछ साथ में? बस इतना ही था। किसी को कोई डाउट? सोलर एनर्जी का वो मैंने बताना था, मैं चेक नहीं कर पाई, मैं थोड़ा अभी जाके बता दूंगी। चलें आगे, किसी को कोई डाउट? पिछली क्लासेस में पिछले 5 मंथ्स के हम कवर कर चुके हैं, कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी दिक्कत हो आप बोल सकते हो। चलें आगे, फिर करें शुरू, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन,
करतारपुर कॉरिडोर न्यूज में था नवंबर के मंथ में। क्यों न्यूज में था? रीओपन किया गया था इसे ऑन द डेट ऑफ ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। क्या डेट थी इस बार? 19th ऑफ नवंबर। तो उस दिन को इसको दोबारा से रीओपन किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कॉरिडोर है क्या? दिस कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज रोड टू पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पढ़ो पहला ऑप्शन। दिस अग्रीमेंट अलाउज पिलग्रिम्स टू ट्रैवल वीजा फ्री थ्रू आउट द कॉरिडोर। वीजा फ्री, क्या पासपोर्ट फ्री है? पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा नहीं चाहिए होता। कितने दिन के लिए आप जा सकते हो इसकी? सुबह से लेके इवनिंग तक। ठीक है, सेकंड पढ़ो जरा। इट वॉज हियर दैट गुरु नानक असेंबल्ड अ सिख कम्युनिटी एंड लिव्ड फॉर 18 years until his death in 1539। सही बात है, ईयर भी सही है डेथ का। वो यहाँ पर ही रहे थे 18 साल के लिए, यहीं पर उन्होंने सिख कम्युनिटी को असेंबल किया था। ठीक बात है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या रहेगा इसका आंसर? सी। क्वेश्चन अब ये है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? रावी रिवर के ऊपर। इसकी लेंथ हमें ध्यान रखनी है। याद नहीं है वो अलग बात है, याद रखनी है हमें। ये होमवर्क लिखो। द लेंथ फॉर द करतारपुर कॉरिडोर अराउंड 4 किलोमीटर है। इसको चेक कर लेना आप एक बार। क्वेश्चन, कौन कौन से दो गुरुद्वारों को ये जोड़ता है? डेरा बाबा नानक इन पंजाब, और वहां पर कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट नहीं, पाकिस्तान में कौन सा गुरुद्वारा? दरबार साहिब। जो पंजाब में है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? गुरदासपुर। तो ये कहां पर है? कौन सी रिवर पर है? इसकी लेंथ क्या है? न्यूज में क्यों रहा था? कौन सी दो जगहों को ये जोड़ता है? ये पता होना चाहिए मैं इसके बारे में। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, ये देखो, ये है डेरा बाबा नानक प्लस करतारपुर या फिर दरबार साहिब। चलो नेक्स्ट करें। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट का नाम है बेसिकली ये। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ। नो, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। हर साल या 2 साल में एक बार या 1 साल में 2 बार? हर साल। तो कैसा हमारा है? हर साल है ये 1 साल में 2 बार है। 1 साल में 2 बार है। पैसे का मामला है। माइग्रेशन प्लस डेवलपमेंट ब्रीफ का मकसद क्या है इस रिपोर्ट का? कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा रेमिटेंसेस आए हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? आपके कोई चाचा भतीजा जो है बाहर गए हुए, उन्होंने पैसे भेजे आपके लिए। तो हमें पता है कि इंडियंस हर जगह पर फैले हुए, उतना ही पैसा भेजेंगे भी वो लोग। तो इंडिया हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहता है रेमिटेंसेस के केस में। देखो जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत। सेकंड, इंडिया इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। यस, ठीक बात है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है, 1 साल में 2 बार रिलीज करता है चीजों को, और साथ में ये इंडिया बन चुका है पहला ऐसा कंट्री जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिले हैं। इसके बाद कौन है? सेकेंड एंड थर्ड? चाइना। इंडिया के बाद चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस वाले में। और थर्ड नंबर पर मैक्सिको। एग्जैक्ट, मैक्सिको। इंडिया को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस आए हैं वो किस कंट्री से आए हैं? यूएसए से आए हैं। बिल्कुल। किस कंट्री को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, कहां से हमें आए हैं पैसे, और साथ में रिपोर्ट क्या कहती है, ये पता होना चाहिए हमें। क्लैरिटी है सभी को? आ जाओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2021 में
इंडिया सबसे बड़ा कंट्री बना है ऑफ हैविंग द हाईएस्ट रेमिटेंसेस। कितने पैसे हमें आए हैं? 82, 87, 89 रुपीज। 89 तो कुछ होता होगा। 87 बिलियन डॉलर्स टोटल 2021 में। ये करंट है इसलिए बता रही हूं मैं। इस साल कितने मिले पता होना चाहिए हमें, पिछले सालों के हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो 87 बिलियन डॉलर्स। चलो नेक्स्ट है आपका CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहली स्टेटमेंट, इन दिस इंडेक्स टोटल 60+ EU कंट्रीज वर कवर्ड। मैंने आप लोगों को आई थिंक करने को भी दिया था ये होमवर्क में, तो आप लोगों ने ये तो बता दिया था मुझे कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और ये कौन रिलीज करता है रिपोर्ट को और इंडिया का रैंक कितना है। ये 3 चीजें हम लोगों ने कर ली थी। टोटल हम लोगों को करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, 60 कंट्रीज और जो बाकी कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन की है। EU को हम मानते हैं क्योंकि हम EU में क्या करते हैं ना, हम लोग हर एक कंट्री को ना अलग अलग नहीं मेजर करते हैं, हम उनको इकट्ठा एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक बात है। तो अराउंड 61 स्टेट्स हम बोल सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट 2 रैंक्स आर रिमेन्ड एम्प्टी as no country performed well enough in this regard. First 3 ranks are remained empty. So this statement is wrong क्योंकि ये ऐसा इंडेक्स है जहां पर बेसिकली जो कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ही फर्स्ट रैंक मिलेगा। ये वैसा नहीं है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कि चाहे 100 में से आपको 2 वोट ही क्यों ना मिले आप राजा बन गए, ऐसा नहीं है। इसमें आपने अगर प्रपोर्शन में बढ़िया काम किया है तभी आपको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। You are not being compared with the other countries, you are being compared with yourself only. Third statement, Denmark secured rank 3. तो जब पहले ही 3 खाली हैं तो फिर डेनमार्क थर्ड पे नहीं होगा, डेनमार्क किस पर होगा? 4th पर। तो डेनमार्क टॉप द इंडेक्स, भले ही 4th रैंक है इसका। इंडिया का रैंक कितना है? 10th आउट ऑफ 61 ब्लॉक्स, 61 कंट्रीज या फिर 61 स्टेट्स। आंसर क्या रहेगा इसका? 1 ओनली ए। चलो अब मुझे कौन बताएगा इसके पैरामीटर्स, कौन बताएगा पैरामीटर्स इसके कि किस बेसिस पर मैंने बोला है कि इंडिया सिक्योर 10th रैंक? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज, एंड 4th इज क्लाइमेट पॉलिसी। ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। चारों की वजह से तो क्लियर है अपने आप को। फर्स्ट रैंक नहीं है, 4th रैंक है डेनमार्क का। अब क्वेश्चन ये है प्रपोर्शन में परसेंटेज वाइज कितना किसका शेयर है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 40% वेटेज है और बाकी सभी का 20% ठीक बात है। विच ग्रीन हाउस गैस इज बीइंग यूज्ड एज स्टैंडर्ड गैस टू मेजर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? CO2, NO2। स्टैंडर्ड पूछा है मैंने कि इस गैस का अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है तो CH4 का 21 है या 100 है? स्टैंडर्ड कौन सी है? CO2। ये आप करोगे एनवायरमेंट ज्योग्राफी में डिटेल में, आ जाओ। तो एक तो ये चीज, इसका आंसर है आपका A1 ओनली। क्लैरिटी है सभी को इंडेक्स के बारे में? चलो, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। पहली बात तो ग्लोबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स वाज रिलीज रिसेंटली बाय HRC, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ट्रू। What do you mean by consortium? Group of many organizations, many NGOs. Second statement, India's rank is 18 out of 30 countries. Yes, sure or Chetan?
पक्की बात है? तो आंसर इज सी। बट अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बेसिकली दी पैरामीटर्स यूज्ड फॉर दिस इंडेक्स। अब देखो नाम से क्लियर है, ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है। अब ड्रग होती दो तरीके की, एक होती है जो कि बीमारी में खाई जाती है, उसको भी ड्रग ही बोलते हैं हम लोग। पैरासिटामोल इज ए ड्रग, कॉम्बीफ्लैम इज ए ड्रग। दूसरा ड्रग आपको लोगों को पता है, हीरोइन, कोकेन, अफीम, ओपियम, ये होते हैं। ये किसके रिगार्डिंग है? सेकंड वाले के रिगार्डिंग, कि आपने अपने देश में कितने बढ़िया तरीके से इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए काम किया है। अगर हम देखें इंडिया को, इंडिया के लेफ्ट में है गोल्डन क्रिसेंट, हैविंग द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये तीन कंट्रीज जाने जाती हैं गोल्डन क्रिसेंट के नाम से, क्योंकि ये पूरी जो शेप बनाते हैं वो ऐसी चांद वाली शेप बनाते हैं। तो चांद की शेप, जो पाकिस्तान का झंडा है उसमें चांद की शेप है। इस्लाम में मून की काफी वैल्यू है, ईद पर चांद को ही देखते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे जो लेफ्ट वाली कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। क्रिसेंट इज बेसिकली दिस शेप, CRESCENT। तो ये वो कंट्रीज हैं तीनों जहां पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? ओपियम। इंडिया के पास पड़ता है ये। इंडिया के आप राइट में जाओ हल्का सा, गोल्डन ट्रायंगल है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ट्रायंगल है इसका मतलब 4 कंट्रीज हैं, ट्रायंगल शेप है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल में लाया करती हैं। ये भी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस करती हैं? तो इंडिया के लेफ्ट में भी ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के राइट में भी ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तभी आपको पूरे देश में जो ये ड्रग मिनेस मिलेगा, मतलब कि सबसे ज्यादा ड्रग की कंजप्शन मिलेगी, वो मिलेगी आपको ये बॉर्डर वाले एरियाज में, वेस्टर्न साइड पर, और आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग की कंजप्शन की जाती है पूरे इंडिया में। और उस साइड है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक बात है। तो इस लोकेशन में होने के बावजूद भी इंडिया ने कितना अच्छा काम किया है कि उन्होंने ड्रग मेनेस को, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उनको रोकने की काफी कोशिश करी है। तो वो बताने हमें पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हैं आपके टोटल ये 5। पहला है आपका क्रिमिनल जस्टिस, कि अगर कोई पर्सन ड्रग की ट्रैफिकिंग करता हुआ नजर आता है या पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको आप क्या पनिशमेंट दोगे? क्या जो पनिशमेंट है उसके गुनाह के बराबर की है? तो पहली चीज क्रिमिनल जस्टिस। दूसरा है आपका एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज। जब आपको पता है कि इस स्टेट में या इस जगह में सबसे ज्यादा ड्रग कंज्यूम की जा रही है, तो फिर आपने उसको रोकने के लिए किस हद तक जाकर रिस्पॉन्स लिया है। ठीक बात है। तो पनिशमेंट वाला प्रोविजन है, इनिशिएशन वाला प्रोविजन है, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, कि आपने अपने देश में लोगों की हेल्थ को बचाए रखने के लिए कितना काम किया है। क्या आपने अपने देश में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं? क्या आपने लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले हैं? ठीक बात है। फिर है आपका एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन, कि ऐसी मेडिसिन जो कि पूरे वर्ल्ड में बैंड हैं फिर भी आपको मिल रही हैं। तो क्या आपने इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन का अपने देश में रेगुलेशन किया है कि नहीं किया है, या फिर ट्रैफिक्ड होती हैं वो ड्रग्स? और लास्ट है आपका डेवलपमेंट, किन किन लेवल पर जाकर आपने अपनी जो ड्रग पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा बढ़िया किया है। ठीक बात है। इसमें दोनों ही हम लोग कवर कर रहे हैं, वैसे तो जो मेडिसिन वाला है वो भी कवर कर रहे हैं और जो आपका हीरोइन कोकीन वाला वो भी कवर कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, इसमें सभी को इकट्ठा लेकर चला हुआ। ठीक बात है। तो इसमें हम लोगों ने पनिशमेंट का प्रोविजन देखा, हम लोगों ने ड्रग पॉलिसीज का प्रोविजन देखा, हम लोगों ने इसमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देने वाला चीजें देखी,
हमने इसमें एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज की बात करी है कि कितने लेवल पर जाकर आपने चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की है। तो रहेंगे याद, कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को? हेल्थ हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। और इंडिया का रैंक कितना है टोटल? 18। चलो, फर्स्ट कंट्री कौन है? नॉर्वे, याद रहेगी। सबसे लोएस्ट रैंक किसका है? ब्राजील। ठीक बात है। तो सबसे टॉप, सबसे लोएस्ट इंडिया का रैंक। क्या ये इंडेक्स है? कौन रिलीज करता है? क्या पैरामीटर्स हैं? याद रखने हैं आप लोगों ने। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, नेक्स्ट है भारत गौरव स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंडियन रेलवेज, या फिर नन ऑफ द अबव? इंडियन रेलवेज। क्या है ये, कोई बताएगा मुझे? है लगेज वगैरह शिपिंग करने के वास्ते है, सुरक्षित करने के वास्ते है, के लिए। अरे वास्ते एक के लिए एक ही बात है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर रही, मैं तो कह रही गलत बोल रहे हो। टूरिज्म के लिए है बेसिकली। क्या है ना कि ये हम लोगों ने, आपको याद होगी स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है उसमें हम लोगों ने पूरे इंडिया को सर्किट्स में डिवाइड किया हुआ है। बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, ट्राइबल सर्किट, रूरल सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कोस्टल सर्किट। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको जानना है कि रामायण में कौन कौन सिटीज इन्वॉल्व थी, कौन सी जगह पर क्या हुआ था, कौन सी सिटी किसके लिए फेमस है, तब इकट्ठे चक्कर मारो सारा का सारा। अभी अयोध्या गए हो, फिर 3 साल बाद काशी जा रहे हो, अयोध्या में क्या था फिर भूल गए, स्टोरी से लिंक नहीं हो पाई दिमाग में। तो आपने एक जगह के बारे में पूरा जानना है, पूरे फिनोमेना के बारे में जानना है कि बुद्धिस्ट सर्किट है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, यहाँ पर उन्होंने पहला अपना जो सरमन है वो दिया था। तो सर्किट्स इनको हम बोलते हैं। जैसे इसी लेवल पर सर्किट्स बनाए हुए स्वदेश दर्शन स्कीम में, वैसे ही स्कीम में हम लोग सर्किट्स बनाएंगे और उन सर्किट्स पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? थ्रू इंडियन रेलवे। इससे होगा क्या? इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा। इसमें ट्रेन्स कैसी होंगी? पैसेंजर ट्रेन्स, जहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, ट्रेन्स होंगी बढ़िया शानदार। इसीलिए इंडिया प्लस फॉरेन सभी जो है इंडिया में आएंगे घूमने के लिए, इन सर्किट्स के दर्शन करने के लिए। ठीक बात है। तो दिस स्कीम इज लॉन्च बाय इंडियन रेलवे। इसका मकसद क्या है ये पता होना चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ, इसमें सरकारी रेलवे भी इन्वॉल्व है, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसको लगता है कि मैं ट्रेन बना सकता हूँ और मैं उसको पूरी जगह चला सकता हूँ, तो वो वेल इनवाइटेड, वेलकम्ड है वो। तो प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट तीनों ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक बात है। तो इट इज टू प्रमोट द टूरिज्म इन इंडिया। होमवर्क लिखो, स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? वैसे ये कर ही लेते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? सेंट्रल, तो सेंटर ही बोला था बस। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। सारा फंड कौन देगा? सरकार देगी, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने सर्किट्स हैं टोटल इसमें? 13। कौन कौन से एक बार नजर मार लेना, अदरवाइज कोई इतनी आवश्यकता नहीं है उसकी। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा फिर। वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इंस्टॉल्ड? लेह लद्दाख, कारगिल, पुणे, नोटा? लेह लद्दाख। ओके, तो आंसर इज लेह लद्दाख। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि इसको बनाया किसने है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इसकी लेंथ कितनी है? ये है, यहां पर लगाया गया इसे, एक पूरी पहाड़ी पर। लेंथ है इसकी, ध्यान रखेंगे, अराउंड 225 फीट लेंथ है, और जो विड्थ है इसकी दैट इज 150 फीट। क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन, उस पर क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली। ठीक है, तो कहाँ है, किसने बनाया है, वो किसके अंडर आता है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। रहेगा याद? 225 और 150। आ जाओ जरा। अब इसका वेट याद करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, तो कि 1000 किलो का है या 2000 किलो का है, मतलब याद ही हो जाएगा ऐसे तो, 1000 किलो याद ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। हाँ जी, राजस्थान में क्या हुआ रिसेंटली? ये खादी वाला है, वो भी खादी वाला है। अच्छा, चेक कर लेंगे फिर इसको एक बार। हाँ, इसको चेक कर लेंगे एक बार कि राजस्थान वाला है, लेह लद्दाख वाला है। नवंबर में ये न्यूज में था, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया है। पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला। अच्छा, राजस्थान वाले भी चेक कर लेंगे। होमवर्क लिखो, राजस्थान और लेह लद्दाख किसमें सबसे जो लार्जेस्ट फ्लैग है वो बनाया गया है, लेंथ कितनी है उसकी राजस्थान वाले की, और विड्थ कितनी है। जो भी सबसे लार्जेस्ट रहेगा हम रिसेंट याद कर लेंगे। चलो, हाँ, एक्सरसाइज दोस्ती ये हम कर चुके हैं पहले, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, इसका आंसर क्या है? ए में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है कि ये जो एक्सरसाइज है यूनी के चेहरे पे खुशी, जो पूछ लो बता दूंगा। ये जो एक्सरसाइज है कितने साल में होती है? बाइएनियल है, 2 साल में एक बार होती है। दोस्ती निभा रहे हो, एहसान कर रहे हो, 2 साल में एक बार। हाँ, एहसान कर रहे हैं, 2 साल में एक बार है। क्योंकि ये एक तो ये याद कैसे करेंगे इसे, कब शुरू हुई थी ये? कई साल हो गए। अच्छा, 30 साल हो गए, टोटल 30 इयर्स हो चुके हैं। तो अगर 2 साल में एक बार, तो कौन सा एडिशन हुआ होगा अभी? 15th। क्या शुरुआत में ही ये तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसमें? स्टार्टिंग में किसकी एक्सरसाइज थी ये? इंडिया और मालदीव्स की। उसके बाद श्रीलंका ऐड हुआ था बहुत रिसेंटली ही अभी। ठीक बात है। ये कैसी एक्सरसाइज है? कोस्ट गार्ड, कोस्टल नहीं, कोस्ट गार्ड वाली। ठीक बात है, रहेगी याद। चलो, एमपी लैड स्कीम न्यूज में थी, फुल फॉर्म बताओ जरा इसकी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, न्यूज में क्यों थी? बंद कर दी थी या दोबारा से चालू कर दी थी? हाँ, कोरोना के टाइम पर बंद कर दी थी, इस टाइम पर दोबारा से चालू कर दी थी। ठीक बात है, पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। दिस इज अ प्लान फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमपी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो पैसे भी वही देगा, स्टेट क्यों पैसे देंगे? स्टेट किसे पैसे देंगे? एमएलए लैड स्कीम में, है ना। सेकंड ऑप्शन, funds are released in the form of grants in aid to the district authorities and funds are non-lapsable. non-lapsable है क्या? ये जो फंड्स हैं, ग्रांट्स इन एड है, ये मतलब क्या होता है इसका? एक्सचेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं होंगे। नहीं, वो तो नॉन लैप्सेबल का मतलब हो गया।
ग्रांट्स इन एड का मतलब क्या है? फ्री में, लोन नहीं है जो चुकाना हो। पैसे मिल गए तो मिल गए, और अगर आपने खर्च नहीं भी किया तो अगले साल खर्च कर लेना, अगले साल नहीं खर्च किया तो अगले साल खर्च कर लेना, कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। कितने पैसे मिलेंगे हर साल? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ 1 और 2। ये स्कीम स्टार्टिंग में कब शुरू की गई थी? 1993 में। अब एमपीज की बात कर रहे हैं तो एमपी लोकसभा वाले भी होते हैं, राज्यसभा वाले भी होते हैं। तो लोकसभा वाले कौन से 5 गांवों को अडॉप्ट करेंगे जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी? क्या इसमें 5 गांवों का सीन है? वो सांसद आदर्श ग्राम योजना में है। इस वाले में क्या है कि आपने डेवलपमेंट के काम सौंपने हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपने स्कूल बनवाना हो, चाहे आपने रोड बनवानी हो, चाहे आपने कोई ब्रिज बनवाना हो, आपकी मर्जी है। जो लोकसभा के एमपीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं वहीं पर ही कामों को रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड किसे करेंगे? डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड करेंगे। वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, करना या ना करना किसके हाथ में है? डीसी के हाथ में है। प्रैक्टिकल लेवल पर किसके हाथ में है? प्रैक्टिकल लेवल डीसी के हाथ में, नॉमिनल लेवल पर है। पढ़ने के लिए डीसी लेवल पर वो इंप्लीमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसकी मर्जी है। मर्जी नहीं है एक्चुअल में। एक तो ये चीज, साथ में हम ये देखेंगे कि राज्यसभा के एमपीज हैं वो किस एरिया में रिकमेंड कर सकते हैं काम को? पूरी स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एमपीज जो कि नॉमिनेटेड है वो कहां पर करेंगे? ओवरऑल द कंट्री, जहां उनका मन करेगा वहां पर काम करवा देंगे। ठीक है, 1993 में स्कीम आई थी, किसके रिगार्डिंग है ये? फंड किसको जाते हैं? फंड किसके अकाउंट में आएंगे? एमपी के अकाउंट में या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अकाउंट में आएंगे? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अकाउंट में। एमपी के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, बट वो 5 करोड़ तक के काम रिकमेंड कर सकते हैं। सेम सेम सेम, जहां पर काम रिकमेंड करवाना होगा उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अकाउंट में आएंगे। चले आगे, और तो कुछ नहीं रहा इसमें। चलो नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल इंडेक्स। जी, प्लान या फिर नहीं, ये पहले हुआ करता था, जहां पर ये होता था कि जो आपका बजट है उसमें ना एक्सपेंडिचर होते थे। एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड होते थे जो कि करने ही करने हैं, नॉन प्लान्ड है कि पता नहीं करने पड़ सकते हैं। जैसे डिफेंस के लिए कोई एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ जाए तो नॉन प्लान में आ जाता था। तो वो अब वो जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ बजट में रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में प्लान नॉन प्लान खत्म कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो इसलिए है कि ये हमें करना ही करना है हर साल। एमपी के अकाउंट में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जाने ही जाने, दैट इज बाय प्लान की। चलो नेक्स्ट है आपका एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स ऐसा है जो कि सिटी लेवल पर है कि कौन सी सिटीज ने जो आपके एसडीजीज हैं उनको बढ़िया से इंप्लीमेंट करने के लिए कितना काम किया है। हाउ मेनी देयर आर एसडीजीज? 17 टारगेट्स 169। कौन रिलीज करता है इन इंडेक्सेस को? वर्ल्ड पर भाई, यूएनडीपी है। कौन सी? यूएन। बस चलो इसमें देखो जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट कहां गया? 56 अर्बन लोकल बॉडीज वर रैंक्ड ऑन 77 एसडीजी इंडिकेटर्स। बहुत फैक्ट है, 2 फैक्ट आगे। टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं और कितनी सिटीज को हम लोगों ने मेजर किया है? तो आंसर इज
नहीं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। नॉट है तो इसमें क्या सही कर दूं मैं? 17 SDGs। हम वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिया वाली बात कर रहे हैं। इंडिकेटर्स में और गोल में फर्क होता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड देखो जरा, शिमला टॉप्ड द इंडेक्स एंड धनबाद रिमेन्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। शिमला टॉपर है, सेकंड पर कौन था? सेकंड पर है आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु। थर्ड पर कौन है? चंडीगढ़। ऐसे ये तो मोहाली है, चंडीगढ़। ठीक है, धनबाद कौन से स्टेट में है? गुजरात, झारखंड। धनबाद इज इन झारखंड। वो देखिए गुंडे मूवी, नहीं देखी? रणवीर सिंह वाली, घटिया मत देखना, नहीं भी देखी तो। आंसर क्या है इसका? सी, बोथ 1 और 2। इंडेक्स रिलीज कौन करता है? एसडीजी जितना भी आ जाएगा हमेशा कौन इन्वॉल्व रहेगा? आपका नीति आयोग। कितनी सिटीज को हम लोगों ने मेजर किया है? 56 सिटीज। इंडिकेटर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 77। फर्स्ट कौन है? शिमला। चंडीगढ़ न्यूज में है तो इसीलिए पंजाब वाला एरियाज में हम याद कर लेंगे। और टॉप बॉटम में कौन है? धनबाद, झारखंड। नेक्स्ट आ जाओ जरा। ऑन विच डेट द फर्स्ट ऑडिट दिवस वाज सेलिब्रेटेड? 13, 14, 15 या 16 नवंबर? 16 नवंबर। क्यों मनाया था 16 नवंबर को? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने क्या इंस्टीट्यूट किया था? कैग। फुल फॉर्म क्या है कैग की? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है ये? 148 से लेकर 151 तक। एज क्या रहती है इसकी? 6 इयर्स और 65 इयर्स एज टेन्योर, 60 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसकी रिक्रूटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव कैसे करेंगे इसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है वैसे ही इसको भी हम रिमूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव होता है? स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 सेशन ऑफ द हाउस। सेशन होता है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो एक ही सेशन में दोनों हाउसेस में वो चीजें पारित हो जानी चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। चल, नाइस। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम, फूड म्यूजियम इनॉग्रेटेड? बेंगलुरु, हैदराबाद, तंजावुर या नन ऑफ द अबव? हैदराबाद। दावतेश मूवी से प्रसन्न होके हैदराबाद है, तंजावुर है, केरला, केरला तो है ही नहीं, बेंगलुरु। सी, अब सी कह रहे हो, सारे सी कह रहे हैं, डाउट है। रॉक वाला कहाँ था? हैदराबाद ही था। फूड म्यूजियम है क्या बेसिकली? है खाने वाला। वाओ, स्लो क्लैप है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में जो चीजें डिस्प्ले की जाएंगी, और कुछ करेंगे इसमें हम लोग। इंडिया का जो कल्चर है फूड के रिगार्डिंग, उसको हम लोग एग्जिबिट करेंगे कि हम लोग ये खाते हैं यहाँ पे। दाल बाटी चूरमा होगा उसमें। वो कौन सी होती है बिहार की? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा होगा यहाँ पे। हरियाणा के घी से बने लड्डू होंगे। पंजाब में मक्के की रोटी से ज्यादा साग वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, है ना? तो वैसा सब कुछ किया जाएगा इसमें, प्लस फूड प्रोसेसिंग की रिगार्डिंग भी चीजें हम लोग डिस्प्ले करेंगे इसमें। है ये तंजावुर में? सी, तंजावुर कौन से स्टेट में?
केरला, तमिलनाडु, साउथ में साउथ में इतना बड़ा है, कहाँ पर, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में है तंजावुर। तंजावुर पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है। पेंटिंग्स क्यों फेमस है उसकी? क्योंकि उसमें एक्चुअल में वो लोग गोल्ड यूज करते हैं पेंटिंग्स में। आपने वो देखी है जैसे पेंटिंग्स मिलती हैं, वो हल्के से गोल्डन कलर की होती है, काफी सजाया जाता है उनको, मार्केट में मिलती है काफी सारे। वो तो वो नॉर्मल कलर्स होते हैं, बट वो लोग गोल्ड यूज करते हैं तंजावुर पेंटिंग्स में। तंजौर पेंटिंग्स एक ही बात है। चले आगे, आंसर क्या है इसका? तंजावुर। अच्छा, ये म्यूजियम बनाया किसने? क्वेश्चन अब ये है, दिस इज सेटअप बाय फूड FCI, फसाई, FSSAI, फूड प्रोसेसिंग वाली कौन सी है वो? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो फसाए है, फसाए का काम सिर्फ इतना है कि उसमें जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ फूड्स और ड्रिंक्स। ठीक है, तो फसाए का काम ये नहीं है। आंसर इज FCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्माइल स्कीम। पहला स्टेटमेंट, मॉसजे हैज फॉर्मुलेटेड स्कीम टू सपोर्ट द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। ठीक बात है। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है इसमें? मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड पढ़ो जरा, इट इंक्लूड्स द सब स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव rehabilitation of persons engaged in the act of begging। बहुत करेक्ट। क्वेश्चन अब ये है कि इसके स्कीम के अंडर हम लोग करेंगे क्या? मार्जिनलाइज्ड लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, लाइवलीहुड देंगे इनको, ट्रेनिंग देंगे इन्हें, मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, रहने के लिए घर देंगे। ठीक बात है, तो ये सब करेंगे। हाँ, इसमें जो आपका ये वाला है एक्ट ऑफ बेगिंग वाले में, इसमें ट्रांसजेंडर्स, बेगर्स, हम सभी ने इनको इंक्लूड कर लिया है। ट्रांसजेंडर्स हो गए, बेगर्स हो गए, या फिर आपका और कोई हो गया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इन सभी की एम्पावरमेंट हमारी जिम्मेदारी है अंडर दिस स्माइल स्कीम। ठीक बात है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? बोथ 1 and 2 सी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ लाइट वेट हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय ग्राउंड टारगेट्स। क्या ये बॉम्ब है? क्या ये मिसाइल है? क्या ये सबमरीन है? क्या है ये? बॉम्ब है ये? नहीं है, तो क्या है यूनिक ये? मैन पोर्टेबल, संत है वो। हर एसएसटी होने वाली चीज मिसाइल नहीं होती। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज डिजाइन्ड बाय DRDO। ये है बेसिकली आपके बॉम्ब्स, और ये बॉम्ब है गाइडेड बॉम्ब्स। ऐसा नहीं होगा कि आपने एयरक्राफ्ट में आप हो, आपने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया और वहीं पर जाकर वो गिर जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इन बॉम्ब्स के अंदर लगी हुई चिप्स, जिस जगह के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं ना, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, जहां पर जो आपने फिक्स कर दिए ये वहीं पर जाकर गिरेगा। तो दीज आर दी गाइडेड बॉम्ब्स। ठीक बात है। बनाए किसने हैं ये? DRDO ने बनाए हैं। प्रिसीजन है, बेसिकली प्रिसाइज होंगे ये। चलो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। रेंज कितनी है इसकी? अगर आपने एक बार बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, वो कितनी दूर तक अपने आप जा सकता है? ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ज्यादा में क्या समझू मैं? 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर।
4-5 किलोमीटर शायद। 125 क्या, मीटर सेंटीमीटर? मीटर। 100 किलोमीटर लिखो, अप टू द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। फेंकने से तो रहे अब इसको क्या ड्रॉप करेंगे एयरप्लेन से कतई। आ जाओ, नेक्स्ट करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया का ये पहला एमपीआई था जो कि रिलीज किया था, लिखा हुआ इसमें पहला, नीति आयोग ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, झारखंड इज फाउंड टू बी द मोस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड केरला रिमेन्ड एट द टॉप। चेतन हाँ या ना है? एक कदम सीधी कर रहे हो। कौन कौन कह रहा है कि दोनों ऑप्शन सही है? टॉप पर कौन है? केरला। बॉटम में कौन है? बिहार। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब ये है कि इस इंडेक्स को रिलीज करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। देखो नाम से क्लियर है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब आप सिर्फ पैसे से गरीब नहीं है, आप सोच से भी गरीब हैं। अगर पैसे हैं बट आप खर्च नहीं कर रहे उन्हें, कंजूस हो आप। अगर पैसे बट आप घर में एसी लगवा रहे हैं, अपने पंखे में सो रहे हो गर्मियों में, क्या करोगे पैसों का? जला दोगे उन्हें तो बेसिकली पैसे होने के बावजूद भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अगर लो है तो यू आर पुअर, एंड वन ऑफ द पैरामीटर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर पानी नहीं आता, जहां पर लाइट के कट्स बहुत लगते हैं, बट कमरा सस्ते में मिला हुआ है, वो आप शिफ्ट नहीं कर रहे वहां से, है ना, तो यू आर पुअर और क्या रहेगा इसमें? सेकंड पैरामीटर एजुकेशन रहेगी। पैसे आएंगे कहां से? पढ़ोगे लिखोगे तभी आएंगे पैसे। सेकंड पैरामीटर इज एजुकेशन। अब पैसे कमाने के लिए हेल्दी रहना पड़ेगा, तो थर्ड पैरामीटर इज हेल्थ। तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेंगे याद। ये तो हो गए 3 पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स के अंदर है टोटल आपके 12 इंडिकेटर्स। पेपर में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ना, पैरामीटर पूछे गए हैं या इंडिकेटर्स पूछे गए हैं? ठीक बात है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? टॉप है आपका केरला और बॉटम में है आपके बिहार। ठीक है, अब ये हैं आपके 12 इंडिकेटर्स। हेल्थ वाले में 2 हैं, एजुकेशन वाले में आपके 2 हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपके ये 3 है, ये 6 हैं टोटल। हेल्थ वाले में है आपकी न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। टोटल 10 हुए हैं ना, सिर्फ 10 है टोटल। फिर ये 12 है यहाँ पे ग्लोबल वाले में, इस वाले में 10 है, सही है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका ये हाउसिंग जो हमने डिस्कस किया, एसेट्स आपके पास कितने हैं, फ्रिज, कूलर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं आती है, पानी है या नहीं है, सैनिटेशन या फिर कुकिंग फ्यूल। ठीक बात है, रहेंगे याद, नॉर्मली है। चलो ये आपने 10 याद भी करने हैं, कल पूछूंगी मैं इन्हें। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो सर आपकी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? कौन करता है? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। साथ में और भी है कोई? होमवर्क लिखो यार आप लोग। कौन रिलीज करता है? इंडिया का रैंक कितना है? पैरामीटर्स कितने हैं?
ग्लोबल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे हम लोगों ने स्टेट वाला किया है यहाँ पर इंडिया वाला, वैसे आपने ग्लोबल लेवल वाला करना है बस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट द फर्स्ट एवर डोमेस्टिक सर्वे? एनएसओ, लेबर ब्यूरो, मॉस्पी या फिर नन ऑफ द अबव? लेबर ब्यूरो, ए वाला भी था कोई, एनएसओ वाला भी था, है कोई एनएसओ वाला? आप हो, ठीक है। एनएसओ जो है वो कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके बनाया गया है? सीएसओ एंड एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका आंसर क्या है? लेबर ब्यूरो। मकसद ये है इतना कि जो भी बंदे, जो भी लोग आपके काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका डेटा हमारे पास है, लेकिन ये जो पर्सन्स हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो मेड्स हो गए, कुक्स हो गए, सफाई करने वाले हो गए, इनका डेटा हमारे पास नहीं है। तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने एक फर्स्ट एवर सर्वे कंडक्ट करवाना है, जो कि कौन करेगा? लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लिखा भी हुआ है, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका आंसर आपका लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? केरला एंड तमिलनाडु। ओके, कौन से रिवर पर है ये? जहां पर मुल्ला रिवर और पेरियार रिवर मर्ज करती है। पेपर में अगर पूछा जाए तो पेरियार रिवर भी सही आंसर होगा, ठीक है। तो पेरियार इज ऑल्सो द राइट आंसर। क्या पेरियार रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? इट इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बट ये डैम बनाया हुआ है तो पानी को कहां डाइवर्ट कर दिया गया है? टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तमिलनाडु की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया उसके पानी को। ये है कहां पर, कौन से स्टेट में है? केरला में है, बट इट इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो मतलब ये है आपका केरला में, ऑपरेट कर रहा है तमिलनाडु, तभी तो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कि पानी का लेवल कितना रखना है, कितना कम करना है। फ्लड्स आ जाएंगे तो पानी कौन स्टोर करके रखेगा, ड्रॉट्स है तो क्या सारा पानी तमिलनाडु ही ले जाएगा, है ना। तो ये सब डिस्प्यूट्स रहते हैं इस डैम के रिगार्डिंग। तो आंसर इज केरला एंड तमिलनाडु। कौन सी रिवर पर है अपने को पता लग गया। नेक्स्ट, मिशन 2070, a green new deal for a net zero India is released by WEF, जर्मन वॉच, वर्ल्ड बैंक या फिर UNDP? आपने WEF बोला है, और किसी को कोई आइडिया हो किसने रिलीज किया है इसे? किस? वर्ल्ड बैंक ने? बी? और जर्मन वॉच? ऐसे बोलियां लग रही, जर्मन वॉच लगा दो क्या ही फर्क पड़ता, बता तो तुमने देना ही है लास्ट में। और कोई श्योर है? कोई आप श्योर हो सर? आपका नाम क्या है? अमन। अमन आप श्योर हो? इतना कॉन्फिडेंस? गलत होगा तो क्या हो जाएगा सही आंसर WEF ने रिलीज किया है इस पूरी रिपोर्ट को। इसने बेसिकली ये बोला है कि अगर 2070 तक इंडिया ने नेट न्यूट्रल बनना है कार्बन वाले एमिशंस में, तो फिर उसके लिए इंडिया जो भी काम करेगा उसमें इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, इंडिया के पैसे बचेंगे, इंडिया में जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रह पाएगा। तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में आपके यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट रिलीज बाय, यूनिक रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नींद आ रही है? फोन आ रहा है? किसका आ रहा है?
घर का काम तो बताने के लिए है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। खुलेआम इनविटेशन है सभी को। ई अमृत, अच्छा स्टार्स वाला है तो सॉरी, स्टार्स प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। ओके, क्वेश्चन अब ये नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि कितने स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया है हम लोगों ने। 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया है, सही बात है। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? क्या वो स्टेट्स? सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर एजुकेशन लेवल काफी नीचे है, या फिर उनमें जहां पर एजुकेशन लेवल काफी ज्यादा हाई है, या फिर डिस्ट्रिक्ट सारे स्टेट्स वो ट्राइबल वाले स्टेट्स हैं, या फिर सारे इकट्ठे ही हैं, या फिर एवरेज? आंसर क्या है? एवरेज। एवरेज आंसर है, क्योंकि इसमें केरला भी है, इसमें आपका राजस्थान भी है, इसमें आपका एमपी है, हिमाचल है ना। तो ये स्टेट्स वैसे हैं जहां पर एजुकेशन लेवल काफी अच्छा नहीं है, बट केरला में तो बहुत अच्छा है। तो 6 स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं, ये वाले हैं केरला, एचपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये 6 स्टेट्स हैं। और ये किस के रिगार्डिंग है बेसिकली, कि करना क्या है इसमें? करना ये है कि पहली बात तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को देनी है ट्रेनिंग। और फोकस किसके ऊपर रहेगा? टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। फोकस रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, कि क्या स्कूल्स में बोर्ड्स हैं तो क्या वो डिजिटल बोर्ड्स हैं, ये सब फोकस करेंगे हम लोग। और साथ में हम लोग इसमें एक असेसमेंट सेंटर है जिसका नाम है परख। परख इज दी नेशनल असेसमेंट स्ट्रेटेजी, नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो ये पूरा असेस करेगा कि क्या एक्चुअल में जो चीजें इस प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी वो इंप्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक बात है, चलो। तो आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। बट क्या ये स्कीम वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए, बाकी पैसे और कोई भी देगा? ये सारे वर्ल्ड बैंक का ही जिम्मा है। स्टेट्स देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो वर्ल्ड बैंक के अलावा ये कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर भी देगा पैसे और सरकारें जो स्टेट वाली हैं वो भी देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई अमृत, पढ़ो पहली स्टेटमेंट। ई अमृत इज द पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डेयरी सेक्टर इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ना, क्या सही है गलत है? सही है ये। सेकंड पढ़ो जरा, ई अमृत इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन नीति आयोग एंड यूके गवर्नमेंट। अब दूध दही में तुम कहाँ यूके को लेकर आ रहे हो? तो या तो पहला सही है, दूसरा सही है। ई अमृत पोर्टल है बेसिकली जहां पर इंडिया में आप क्या क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी बैटरी यूज होती हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या वो चार्ज होते हैं, क्या उसमें बैटरीज लगती हैं, क्या उसमें फ्यूल डलता है, क्या होता है बेसिकली उसमें। तो ये सारी जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ मिलेंगी आपको? इस पोर्टल पर, ई अमृत पोर्टल पर। ठीक बात है। तो डेयरी के बारे में नहीं है ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी के बारे में, ताकि लोग भी मोटिवेट हो सके। अगर अभी मान लो किसी ने 2 व्हीलर लेना है तो उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एक्टिवा ले ले या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले। जुपिटर एक ही में आ गई, एक्टिवा वगैरह, एक्टिवा, जुपिटर, माइस्ट्रो सारी एक ही में आ गई। दूसरा ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। तो प्रेफर कौन सा करते हैं लोग नॉर्मली? डीजल।
तो कहने का मकसद है एक्टिवा इज बीइंग प्रेफर्ड, भले ही महंगी है बट वो लोग उसको लेते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्या पता एकदम से पीछे बंद हो जाए, चार्जिंग में लगा के छोड़ दे और बटन ऑन करना भूल जाए, रातों रात ऐसे सुबह पता लगा चार्ज ही नहीं है, तो कैसे जाओगे, फिर कैब के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो इसलिए लोगों के दिमाग में डर हटाने के लिए कि एक्चुअल में जो ये चीजें काम कैसे करती हैं, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, आपको चार्ज कैसे करना है, इसे ये सब चीजें जो बताई जाएंगी इस पोर्टल पर। ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उतने की, वो महंगी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी है, वो 1 लाख से अबव है, एक्टिवा सस्ती है। सबसे सही सब्सिडी कितनी रहेगी? हाँ सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ सही बात है, बट वो हमें नहीं मिलती ना, वो कंपनीज को मिलती है, हमें मिल सकती है। सुनो यार, बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, हो सकता है, ये सही बात है, सब्सिडी मिलती है, सस्ती पड़ जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो इसका आंसर क्या रहना था आपका? 2 ओनली। अच्छा ये ध्यान रखना हल्का से, जो पोर्टल बनाया गया है वो इनिशिएटिव है दोनों गवर्नमेंट्स का मिलकर, यूके प्लस इंडिया। चलो नेक्स्ट है, द रीसेंट G20 समिट was held in Rome, capital of Italy। इंडिया इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो कब से लेगा? 2023 से। अभी किसके पास है चेयरमैनशिप? इंडोनेशिया के पास। क्या ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है? कंट्रीज कौन कौन सी? टोटल 20 हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। आप लोगों ने याद भी किए कौन कौन सी कंट्रीज हैं? मुझे कोई 5 बता दो। G7 अज्यूम कर लो अपने आप। USA, यूके, एक USA, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया। बस मुझे पता आप लोगों ने याद की है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट। केसर ए हिंद, न्यूज में था ये कुछ, क्या है ये? सी, इट इज अरुणाचल प्रदेश स्टेट बटरफ्लाई। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी अभी डिक्लेयर की गई है इसका स्टेट बटरफ्लाई। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि इंडिया के WPA शेड्यूल में कौन से वाले में है ये? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या 5 में? इसको बचाना है, इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तभी इसको हम लोगों ने स्टेट बटरफ्लाई बनाया है। तो किस में रहेगी ये? इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 2 में है। तितली तो है। क्या सिर्फ इंडिया में मिलती है? नाम से तो लग रहा है, इसका नाम एक्चुअली थोड़े है। नाम देखो कितना बढ़िया रखा है, केसर ए हिंद जैसे कोई टाइटल मिल रखा है। इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यहाँ पर भी मिल जाती है ये। तितली ना उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर सी कर लेना आप लोग, डी लिखा हुआ है यहाँ पे। पोचमपल्ली विलेज, जिसको अभी रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है, किसने दिया है? UNWTO ने, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ये कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? मैड्रिड, इंडिया मैड्रिड, केरला, मेघालय, कर्नाटका या तेलंगाना?
तमिलनाडु, मेघालय, तेलंगाना। तेलंगाना वाले ज्यादा है, ज्यादा का आंसर क्या होता है? सही। वैसे भीड़ का IQ is 0, भीड़ का जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो 0 होता है, याद रखना है इस चीज को। बट इसका आंसर सही, तेलंगाना इज दी आंसर। अभी तेलंगाना में रिसेंटली एक और हम लोगों ने रामप्पा टेम्पल को रिकॉग्नाइज किया है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पर एक विलेज भी आ गया वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म वाला। तो तेलंगाना बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर। चलो अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बता दो। आपने बता दिया है, UNWTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। ठीक, नेक्स्ट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। पहला स्टेटमेंट, द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन विद एंड अमंग सिटीज। 2004 में आया था ये, पता नहीं। सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा। एज ऑफ नवंबर 2021 देयर आर टोटल 6 इंडियन सिटीज अंडर दिस लिस्ट। ट्रू है ये। न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि अभी श्रीनगर को रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया है। श्रीनगर कौन सी सिटी बन गई है? 6th सिटी। तो देयर आर टोटल 6 सिटीज अंडर दिस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम लोग ये सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो ये वाला है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में, कहीं पर म्यूजिक काफी बढ़िया है, कहीं पर आपका फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई वाला एरिया, तो फिल्म हो गया, म्यूजिक हो गया, आपका फोक आर्ट्स हो गया, आपका गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने की चीजें, नाम से क्लियर है। हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी इतनी फेमस है तो हैदराबाद फेमस होगा। तो ये जो सिटीज हैं ये इनके लिए रिकॉग्नाइज की जाती है ताकि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें पर्टिकुलर सिटीज को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके कि कल्चर कैसा है वहां पर। हाँ दोनों, वाराणसी हो गया चाहे चेन्नई हो गया, आपका दोनों म्यूजिक के लिए है। वाराणसी घराना भी तो है, बनारस घराना, चेन्नई में भी होगा घराना। चेन्नई में कौन सा म्यूजिक होगा? कर्नाटिक म्यूजिक होगा वहां पर, घराने होते हैं आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक में। चलो, इसका आंसर है आपका सी, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है इसे। 2004 में ये आया था। इंडिया टोटल 6 सिटीज हैं। रिसेंट वाला कौन सा सिटी है? श्रीनगर। ठीक बात है। चलो, यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिलीज की जाती है, कोई 2-3 के नाम बता दो। है कोई रिपोर्ट? मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971। इंडिया में इस प्रोग्राम के तहत कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए हुए हैं? हाँ, इंडिया में है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, बट उसमें से कितने हैं इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को? 10 है या 11 है? 11 है। 11 है या 12 है? क्योंकि जैसे मैंने 11 लिखा ना, मुझे याद आया कि 12th भी आ चुका था, तो 12 है। रिसेंट था आपका पन्ना वाला, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश वाला। इट इज दी 12th बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है अंडर दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दोनों में अलग अलग फर्क है थोड़ा सा। एक तो है कि आपने खुद रिकॉग्नाइज कर दिया कि 18 है हमारे पास, आपके बाद किसी ने माननी भी तो होनी चाहिए। यूनेस्को ने कहा कि 18 नहीं है, 12 टोटल, बाकी 6 पे तुम्हें और अभी काम करने की जरूरत है। तो ये सारे काम कौन करता है? यूनेस्को। इसके द्वारा एक और रिपोर्ट रिलीज की जाती है जो रिसेंटली पब्लिश की गई है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन का स्टेटस क्या है ये सब बताने के लिए हम लोग इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। तो एक तो ये चीज,
और भी कोई रिपोर्ट रिलीज करता हो यूनेस्को? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ICHB, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, कितनी टोटल ICH? 14। लेटेस्ट कौन सी थी? दुर्गा पूजा। शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ, ऑकस, AUKUS. It is a trilateral security pact between अफगानिस्तान, UK और US. फॉल्स, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड देखो जरा, अंडर द पैक्ट द US and the UK will help Afghanistan to provide support so they could rebuild their lives, find work, pursue education and etc. नहीं, क्या है फिर ये ऑकस? क्या यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं? यूएसए के पास हैं? इंडिया के पास हैं? क्या नाम है इंडिया वाली का? INS चक्र है आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अरिहंत भी है। फर्क दोनों में कितना है? अरिहंत से आप यू कैन लॉन्च दी बैलिस्टिक मिसाइल्स। समझ पा रहे डिफरेंस को? INS चक्र, INS अरिहंत दोनों ही कैसी आपकी सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियरली पावर्ड है, बट INS अरिहंत से आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। हम लोगों ने किया था ये SSK, SSN और SSBN किए थे, तीनों शब्द याद है कुछ? तो INS अरिहंत कौन सी है आपकी? SSBN। INS चक्र कौन सी है आपकी? SSN। चलो, तो ये क्या है आपका? ये एक ऐसा पैक्ट है जहां पर USA और UK विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू गेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। पर्पस क्या है इस पैक्ट का? टू काउंटर चाइना, टू प्रोटेक्ट द रीजन, टू प्रोटेक्ट द इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम चाइना। तो चाइना ही आंसर है इसका। चलो, कब बना था ये? 2021 में। अभी ही बना, क्या आंसर होता है? टू 2021 में बना है, सितंबर में बना है आई थिंक। ये चेक कर लेना इसको, सितंबर मंथ में श्योर नहीं हूं, बट 2021 में ही बना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या रहेगा इसका? डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड दी एपेक फोरम 2020-21? एपेक क्या है आपका? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन अब ये है कि एपेक के अंडर कितनी कंट्रीज आती है? ये पहले बता चुके हैं आप लोगों को मैं। 6, 16, 18, 20। सामान खरीद रहे हो तुम यहाँ पे? 18 नहीं, 20। टोटल 21 कंट्रीज हैं। ये वाली कंट्रीज हैं आपकी वो कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन को टच करती हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो USA, कनाडा, मेक्सिको, पेरू और चिले रहेंगे, पैसिफिक को टच करते हैं, क्योंकि उस साइड आओगे तो आपके रशिया, चाइना, कोरिया, जापान, चाइना, ब्रुनई, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सारे के सारे जो टच करते हैं पैसिफिक ओशन को। म्यांमार है या नहीं है? क्योंकि म्यांमार किसको टच करता है? इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल को मेनली। ठीक है, होमवर्क लिखो, या फिर होमवर्क नहीं वैसे ही बता दो, जो आपका RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इज इंडिया ए पार्ट ऑफ RCEP? नो। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें टोटल? 15 या 16? 15, जिसमें से 10 कौन सी हैं आपकी
एशियान कंट्रीज, ओके। और जो बाकी 5 है वो कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, जापान एंड साउथ कोरिया। यही कंट्रीज हैं आपकी EAC की भी, ईस्ट एशिया समिट। उसमें और कौन कौन ऐड हो जाएगा? इंडिया ऐड हो जाएगा, यूएस आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। तो उसमें की टोटल कंट्रीज हैं 18 कंट्रीज। एशियान में 10 हैं, RCEP में टोटल 15 हैं, और EAS में आपकी टोटल 18 कंट्रीज हैं। एशियान कौन सी तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अब दोबारा याद है आप लोगों को? इज थाईलैंड अ कंट्री इन एशियान? मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, सिंगापुर। चलो, तो यहाँ पर हमारे खत्म होते टोटल 25 क्वेश्चंस ऑफ नवंबर मंथ। कल हम करेंगे अगले 25 क्वेश्चन, जहां पर हमारा खत्म हो जाएगा नवंबर मंथ। किसी को कोई डाउट हो इस क्लास में? कोई भी डाउट हो? नहीं है? चलो, होमवर्क सभी को पता है क्या है, करके लेकर आएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।